ठीक है। इसमें जो 3 डायमेंशनल है, इसमें एक तो शॉर्टेज डिस्टेंस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद कुछ बचता तो प्लेन का बचता है भाई, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि प्लेन होता क्या है, किसको हम प्लेन बोलेंगे, ठीक है। कोई भी जो सरफेस है उसके अगर किन्हीं 2 पॉइंट्स, एनी 2 पॉइंट्स अगर आप ज्वाइन करते हो और वो उसी सरफेस के ऊपर लाई करते हैं तो उस सरफेस को हम प्लेन बोलेंगे। जैसे कि ये हमारी दीवार है, इसके ऊपर कोई भी 2 पॉइंट आप ज्वाइन करें तो वो इसी लाइन पे, इसी दीवार के ऊपर ही लाइन करेगी जो लाइन उनको ज्वाइन कर रही है, ठीक है। जैसे एक पॉइंट मैंने यहां ले लिया, एक पॉइंट मैंने यहां ले लिया, इस लाइन को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो ये प्लेन नहीं होगा हमारा, ठीक है। ये अलग है और ये अलग है हमारा। तो प्लेन वही सरफेस होता है जिसके ऊपर अगर किन्हीं 2 पॉइंट्स को ज्वाइन किया करने वाली जो लाइन है वो उसी सरफेस के ऊपर अगर लाइन करती है तो उसको प्लेन बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो इक्वेशन आती है वो आती है नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए प्लेन, ठीक है। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे नॉर्मल फॉर्म को क्या चीज है। तो प्लेन की इक्वेशन के लिए क्या चाहिए आपको, देखिए कोई भी आपके पास एक प्लेन है, मान लीजिए ये प्लेन है आपके पास, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है वो इसका नॉर्मल वेक्टर होना चाहिए। नॉर्मल वेक्टर मीन इसके ऊपर कोई परपेंडिकुलर वेक्टर, परपेंडिकुलर वेक्टर, ठीक है। परपेंडिकुलर वेक्टर, यहां थोड़ा सा हम स्टैंडर्ड कर देते हैं इसको नॉर्मल, परपेंडिकुलर से नॉर्मल वर्ड यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि प्लेन है, कोई ये प्लेन हो गया, इसके ऊपर परपेंडिकुलर वेक्टर, ठीक है। इस परपेंडिकुलर वेक्टर को ही हम नॉर्मल वेक्टर बोलते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एन वेक्टर से, ठीक है। एन मीन टू से दैट इज द नॉर्मल वेक्टर ऑफ ए प्लेन, नॉर्मल वेक्टर ऑफ ए प्लेन। जैसे लाइन की इक्वेशन में हमें पैरेलल वेक्टर की रिक्वायरमेंट होती थी ना, वैसे ही प्लेन की इक्वेशन के लिए हम नॉर्मल वेक्टर की रिक्वायरमेंट रहेगी हमें, ठीक है। इसके बिना पॉसिबल ही नहीं है प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करना नॉर्मल वेक्टर के बिना। जैसे लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट नहीं कर सकते थे विदाउट पैरेलल वेक्टर, वैसे ही हम प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट नहीं कर सकते विदाउट नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। तो सबसे पहले हम नॉर्मल फॉर्म भी प्लेन की समझेंगे, दैट इज आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी, दैट इज आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी। ये हमारे प्लेन की नॉर्मल फॉर्म होते हैं। इसी को इसके बाद थोड़ा सा और आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी, ठीक है। आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी, ठीक है। एग्जैक्टली ये होती है हमारी नॉर्मल फॉर्म, हमारी आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी। इसको हम अभी डिस्कस कर लेते हैं कैसे बनेंगे। देखिए सबसे पहले जनरल इक्वेशन और देखें आप, जैसे ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0, ये हमारी प्लेन की जनरल इक्वेशन होती है, ठीक है। प्लेन की जनरल इक्वेशन होती है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। मान लीजिए जैसे मैं आपको लिख के दूं 2x प्लस 3y माइनस 7z माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो ये प्लेन की इक्वेशन बोली जाएगी हमारी जनरल, ठीक है। इसमें से हम कैसे डिसाइड करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे कि नॉर्मल वेक्टर कौन सा है हमारा। तो सिंपल बात सुनिए आप, सीधी सीधी मैं आपको बताऊंगा। जो x, y और z के कोफिशिएंट होते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x, y, z, इनको हम बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो ऑफ एन वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन रेशियो बोले जाएंगे। जैसा लाइन की डायरेक्शन रेशियो नहीं होती थी हमारे पास, पैरेलल वेक्टर की डायरेक्शन रेशियो होती थी,
वैसे ही यहाँ पर प्लेन की डायरेक्शन रेशियो नहीं होती, हम उसके नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन रेशियो को ही काउंट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले नॉर्मल वेक्टर एन वेक्टर की डायरेक्शन रेशियो निकालना सीखते हैं आप जनरल इक्वेशन से प्लेन की, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड, दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एन वेक्टर, क्लियर। तो जैसे ये इक्वेशन है मेरे पास प्लेन की 2x + 3y - 7z, तो यहां पर डायरेक्शन रेशियो ऑफ एन वेक्टर क्या हो जाएगी, दैट इज 2 3 - 7, 2 3 - 7, क्लियर। ये हो जाती है डायरेक्शन रेशियो। और यू कैन से एन वेक्टर यहां पर हो जाएगा, वेक्टर की फॉर्म में अगर हम लिखें 2i कैप + 3j कैप - 7k कैप, ये क्या बन जाएगा, एन वेक्टर बन जाएगा हमारा 2i कैप + 3j कैप - 7k कैप। अगर आपको डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट करनी है तो आप 2 3 - 7 यानी कि a b c अलग से लिख ले। अगर आपको एन वेक्टर फाइंड आउट करने हैं तो आप इसमें i कैप j कैप और k कैप साथ लगा के लिख सकते हो, क्लियर बेटे। एन वेक्टर फाइंड आउट करना आ गया आपको सबको, किसी को दिक्कत नहीं। नॉर्मल वेक्टर कैसे निकालेंगे हम, कई बार आपको गिवन होता है, ये बता भी देता है कि नॉर्मल वेक्टर है और इक्वेशन दे रखी है तो आप फाइंड आउट भी कर सकते हैं कि इसका नॉर्मल वेक्टर क्या रहेगा, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एन वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन कोसाइंस। तो जैसे कि ये हमारे एबीसी जो होते हैं ए बी सी, तो डायरेक्शन कोसाइंस किसी भी लाइन की वेक्टर की हम रिप्रेजेंट करते हैं एल एम और एन से, एल एम और एन से। तो जो ए है उसको आप डिवाइड कीजिए √a² + b² + c² से, एम के लिए बी को डिवाइड कीजिए √a² + b² + c² से, और एन के लिए सी को डिवाइड कीजिए √a² + b² + c², ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे कोई भी वेक्टर है हमारे पास, यहाँ एन वेक्टर को हमने कैसे लिखा, एन वेक्टर लिखा जाएगा हमारे पास जो डायरेक्शन रेशियोज आती है ए बी और सी, दैट कैन बी रिटन एज ai कैप + bj कैप + ck कैप। और इस वेक्टर का अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें, एन वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालें तो कैसे निकलेगा, दैट विल बी √a² + b² + c²। मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करने का तरीका बता रहा हूँ आपको, ठीक है। बहुत सी चीजें ऐसी जो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा अभी, पहले इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखिए, धीरे धीरे उसको एक्सप्लेन कर लेंगे। क्लास में जब आएंगे टाइम लगेगा बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करने में, ठीक है। तो दैट इज √a² + b² + c², ठीक है। ये क्या आ गया, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर। तो अगर डायरेक्शन रेशियो को हम एन के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो हमारी डायरेक्शन कोसाइन आ जाती है, ठीक है। ये भी कह सकते हैं आप C/, मैग्नीट्यूड ऑफ एन, या तो मैग्नीट्यूड ऑफ एन लिख ले या √a² + b² + c², ये लिख ले आप, एक ही बात है। किसी भी तरीके से आप इसको समझ लें भाई, दोनों होंगे क्लियर हमारे। तो एन वेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद एन वेक्टर की डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे। ये तो हो गया तब जब हमारे पास इक्वेशन गिवन हो, हमारे पास इक्वेशन गिवन है, ठीक है। एन वेक्टर हम बता सकते हैं कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा। फिर जैसे हम नॉर्मल फॉर्म को डिस्कस कर रहे थे, नॉर्मल फॉर्म क्या होती है वेक्टर की, दैट इज आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी। तो फर्स्ट क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे हम इसी में। जैसे पहले मैं आपको कहता हूं फर्स्ट क्वेश्चन में, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिटरमाइन द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो इसी में हमारे इस क्वेश्चन का आंसर छुपा हुआ है, नॉर्मल फॉर्म क्या चीज है हमारे। देखिए सेकंड पार्ट कराऊंगा मैं आपको सबसे पहले, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है x + y + z इज इक्वल टू 1, ठीक है। x + y + z इज इक्वल टू 1, ये हमारी कार्टेशियन फॉर्म है। यहां पर हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालनी है n वेक्टर की। तो सबसे पहले आप लिखें dr ऑफ n वेक्टर, dr ऑफ
एन वेक्टर। एन वेक्टर की डायरेक्शन रेशियो क्या बताई थी मैंने, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है, तो यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है 1, यानी कि a इज इक्वल टू 1, ठीक, और b इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू 1। ये आ गया हमारे पास डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल वेक्टर। क्लियर बेटे? ओके, आफ्टर दैट हमें निकालनी है डायरेक्शन कोसाइंस। इसके लिए सबसे पहले आप एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लें, नहीं तो आपको बार बार सोल्व करना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास रूट 3। तो देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस, देयरफॉर दिस इज ऑफ एन वेक्टर। ठीक है, सबसे पहले दिस आती एल। ठीक है, एल इज इक्वल टू ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन दैट इज 1 अपॉन रूट 3। सेम एम 1 अपॉन रूट 3 यानी कि बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन, और एन 1 अपॉन रूट 3। क्लियर बेटे? 1 अपॉन रूट 3 हो जाएगा डायरेक्शन कोसाइन आ गई। इसके बाद कहते हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। अब ये टॉपिक समझने वाला है कि ओरिजिन से डिस्टेंस कैसे निकालेंगे किसी भी प्लेन की। ठीक है, सिंपली अगर मैं आपको बताऊं, जैसे ये प्लेन है हमारा, अगर मैं इस पॉइंट को ओरिजिन मानो, ओरिजिन से मान लिया ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया मैंने, तो ये डिस्टेंस आपको निकालनी है। ठीक है, ये डिस्टेंस आपको निकालनी है। ठीक है, 3 डायमेंशनल पिक्चर है, थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम रहेगी, तो इसको सीधा सीधा मान लें कि ये ओरिजिन है हमारा और यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हमने। ये इस प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी। कभी भी कोई भी डिस्टेंस निकालने वो हमेशा परपेंडिकुलर ही फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस आपको निकालनी है। तो जैसे क्वेश्चन आपके पास क्या था कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, तो ये तो आगे हमारे पास डी आर आ गई और डी सी आ गई। अब ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी है, तो यहां ध्यान दीजिए कि प्लेन की जो इक्वेशन होती है नॉर्मल फॉर्म में, वो r डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू d होता है हमारा। r डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू d। तो सबसे पहले नॉर्मल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना सीखें, कैसे कन्वर्ट होगा, उसके बाद डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, ये कार्टेशियन इक्वेशन होती है हमारे पास प्लेन की। देखिए ax प्लस by प्लस cz प्लस d या इक्वल टू d लिख लीजिए इसको। ठीक है, माइनस डी की बजाय प्लस डी लिख लीजिए। ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू d। ये कार्टेशियन इक्वेशन होती है हमारे पास प्लेन की। ठीक है भाई, अब इस कार्टेशियन इक्वेशन को सबसे पहले प्लेन की वेक्टर इक्वेशन में कन्वर्ट करना सीखिए आप। हाउ टू कन्वर्ट वेक्टर इक्वेशन। ठीक है, कार्टेशियन इक्वेशन को वेक्टर इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्लियर बने? डायरेक्ट सीखे, सीधा सीधा जो a b और c है ये क्या होते हैं हमारे dr ऑफ n वेक्टर होते हैं, dr ऑफ n वेक्टर। ठीक है, और यू कैन से यहाँ n वेक्टर जो है वो हमारे पास बनेगा a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप, ये n वेक्टर बनेगा। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म जो लिखी जाती है वो r डॉट n वेक्टर की फॉर्म में लिखी जाती है। तो यहां से आपको पता लग गया कि n वेक्टर कौन सा है, दैट इज a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप। इसको लिख लीजिए a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप। ठीक है, ब्रैकेट लगेगी, x आपका यहां से हट जाएगा, y भी हट जाएगा और z भी हट जाएगा। ठीक है, और इसको बाहर लिख लीजिए x i कैप प्लस y j कैप प्लस जेड के कैप। ठीक, और ये हमारा नॉर्मल वेक्टर, कोई भी एक जनरल वेक्टर माना जाता है जिसको हम आर से लिखते हैं, दैट इज आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर। ये हमारा क्या बन जाएगा, एन वेक्टर। ठीक है, और जो भी कांस्टेंट होता है इस टाइम पे उसको हम लिखते हैं डी, उसको हम लिखते हैं डी। क्लियर बेटे? कैसे कन्वर्ट करेंगे, सीधे सीधे सिंपली अगर मैं कहूं तो जैसे आपके पास ये इक्वेशन आ जाए 3x माइनस 5y प्लस 2z माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको वेक्टर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, देखें x
y और z हटा दें आप यहां से, इसकी जगह आ जाएगा 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है, ब्रैकेट बंद, और बाहर आपके पास आ जाएगा xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, ठीक है, दो इज इक्वल टू इस -7 को राइट साइड में ले 7। इस वेक्टर को हम r वेक्टर लिखते हैं, दैट इज r वेक्टर, और ये हमारे पास बन जाएगा n वेक्टर इज इक्वल टू 7, ठीक है। 7 की वैल्यू को लिख देंगे हम d, ये बन जाएगा d। ये नॉर्मल फॉर्म में रिडक्शन हो गया भाई हमारे। आया भाई समझ में नॉर्मल फॉर्म में कैसे रिड्यूस करेंगे, बताएं जरा एक बार मैसेज को, ठीक है। नॉर्मल फॉर्म में कैसे रिड्यूस करेंगे, मैं आपको रिडक्शन बता रहा हूं कि किसी भी इक्वेशन को, इसके जो प्लेन की इक्वेशन है उसको नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस कैसे करेंगे, ये नहीं बताया मैंने अभी। बड़ी कैसे आएंगे, r डॉट n इक्वल टू d कैसे आया, ठीक है, वो हम करेंगे डिस्कस अभी। रिडक्शन आगे बेटे सबको कैसे रिड्यूस करेंगे हम नॉर्मल फॉर्म में, आगे मैसेज करें बेटे फटाफट, क्लियर, आगे बढ़े, ओके भाई। तो जैसे कि सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, सेकंड पार्ट है, x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 1, ठीक। तो इसको सबसे पहले आप नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस कर लें, ठीक है, और एक सेकेंड आप सुने, जैसे r डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू d, ठीक है, ये नॉर्मल फॉर्म है भाई। हमें निकालनी है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, इस बात को थोड़ा ध्यान से समझिए, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकालनी है क्वेश्चन में, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। तो इसी को हम थोड़ा सा कन्वर्ट करते हैं इक्वेशन को, r डॉट n कैप इज इक्वल टू p। इसको समझिए पहले क्या चीज है, तभी आपको डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन समझ आएगी। वैसे तो सीधा सीधा फॉर्मूला नहीं है, बट आप वेक्टर फॉर्म से कैसे निकालेंगे इसको देखें मेरा। यहां पर है हमारे पास n वेक्टर, जिसको हम नॉर्मल वेक्टर बोलते हैं, और राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट होता है उसको हम d बोलेंगे, क्लियर। और यहां पर है हमारे पास n कैप, और जिस वेक्टर के ऊपर कैप आते हैं उसको क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। कहने का मतलब जब r की डॉट में यहां पर, r की डॉट में यहां पर आपका यूनिट वेक्टर आ जाए, यूनिट वेक्टर आ जाए, तो इस उस टाइम पे हम इस d को क्या मानेंगे, p मानेंगे, क्लियर। तो अभी आप देखिए यहां पर क्या है हमारे पास, कैन आई राइट दिस r डॉट i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप इज इक्वल टू 1, लिख सकता है या नहीं लिख सकता। यहां a की वैल्यू 1 है तो i कैप, b की वैल्यू 1 है, j कैप, c की वैल्यू 1 है, k कैप, d आपका 1 है, 1 रहेगा, क्लियर। तो ये हमारा r डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू d बन गया, क्लियर। लेकिन आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन जब निकालनी हो तो आपके पास r डॉट n कैप होना चाहिए, r डॉट n कैप। n कैप का मतलब जहां पर जो वेक्टर प्रोडक्ट में है, डॉट में है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। फरीज धानलैंड बराबर बोले हो गए, फरीज धानलैंड का फोन है। तो r डॉट, ध्यान से समझिए बेटे, आपको निकालनी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम ओरिजिन, और कहीं से नहीं, ओरिजिन का मतलब 0 0 0, ठीक, किसी और पॉइंट से नहीं निकालनी, और ना ही और पॉइंट का फॉर्मूला लगेगा, उसका फिर डायरेक्ट आएगा फॉर्मूला, ठीक है। तो यहां पर r डॉट n वेक्टर की जगह पर r डॉट n कैप होना चाहिए। n कैप का मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, नॉर्मल वेक्टर का मतलब यहां पर ऐसा नॉर्मल वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और प्लेन के ऊपर क्या हो, परपेंडिकुलर भी हो। तो ये जो n वेक्टर है वो प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर तो होता ही है, बट इसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं है यहाँ पे
देखिए n का मैग्नीट्यूड कितना है यहाँ पर, दैट इज 1 + 1 + 1 √3, 1 + 1 + 1 √3। क्लियर बने, यहाँ पर n का मैग्नीट्यूड कितना है √3, ये 1 होना चाहिए। और ये 1 कैसे बनेगा, देखिए डिवाइड करेंगे हम दोनों साइड को, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय √3, जितना मैग्नीट्यूड होता है n का उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे तो r डॉट i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप डिवाइड बाई √3 इज इक्वल टू 1/√3। तो r डॉट सेपरेट करें आप इसको, 1/√3 i कैप प्लस 1/√3 j कैप 1/√3 k कैप इज इक्वल टू 1/√3। अब इस इक्वेशन को आप कंपेयर कर सकते हैं, ये हमारा r वेक्टर, ये हमारा n कैप बन जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड 1 रह जाएगा। देख लें, चाहे आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो मैग्नीट्यूड 1 आ जाएगा। तो दिस टाइम ये जो वैल्यू आएगी वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन रहेगी। तो यहाँ पर p जो है, p से डिनोट करते हैं बेटा इसको 1/√3, ठीक है। ये तो मैंने फॉर्मूला रिडक्शन करके बताया आपको। इसके बाद में आपको सीधा सीधा बता देता हूँ, जैसे सेकंड थर्ड पार्ट ले लेते हैं। 2x + 3y - z = 5। आप सीधा सीधा आ जाइए कैसे हमें फाइंड आउट करना सॉल्यूशन, दैट इज 2x माइनस प्लस 3y माइनस z = 5, ठीक है बेटे, कोई दिक्कत नहीं। n वेक्टर कितना रहेगा यहाँ पर, डायरेक्शन रेशियो ऑफ n वेक्टर या dr ऑफ n वेक्टर निकालें, दैट इज इक्वल टू 2 3 -1। क्लियर। इसके बाद आपको क्या पूछा गया, डीसी पूछी गई है। तो डीसी के लिए क्या करें, n वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालें, दैट इज 2² + 3² और +1²। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 9 4 13 और 1 √14। ओके, नेक्स्ट आपको कहता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन आप निकालें। क्या करें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन आप निकालें, ठीक है। क्लियर बने। तो जब भी आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी हो, दोनों साइड मैग्नीट्यूड ऑफ n से डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n, मीन टू से √14 से आप इसको डिवाइड कर दें, इट विल बी 2/√14। n वेक्टर, यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, दैट इज 3² + 5² और -6 का स्क्वायर कर लो या +6 का स्क्वायर कर लो, 16 25 और 36, सॉरी 3 का स्क्वायर 9, 25 9 34 और 36, दैट इज इक्वल टू √7। क्लियर हो गया। अब ये हमारी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन के लिए फॉर्म होती है r डॉट n वेक्टर, तो n कैप, सॉरी, तो देयरफॉर n कैप आपको अच्छे से आता है यूनिट वेक्टर निकालना। किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर दे, यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो दैट इज 3i कैप + 5j कैप -6k कैप डिवाइडेड बाय √17। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ वेक्टर, इक्वेशन से क्या आ जाएंगी हमारी, इक्वेशन ऑफ वेक्टर प्लेन, सॉरी इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो r डॉट n कैप इज इक्वल टू p, सो r डॉट n कैप ये आ गया हमारा, दैट इज 3i कैप + 5j कैप -6k कैप डिवाइड बाय √17 इज इक्वल टू p मीन 7, ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन आ गया भाई आपका। कभी आपको कहते हैं कि कार्टेशियन इक्वेशन निकालिए इसकी, ये तो है वेक्टर, आपको कहते हैं कि कार्टेशियन इक्वेशन निकालिए, तो यहाँ से r आपका हट जाएगा और ये जो i कैप j कैप k कैप है इसके साथ हमारे पास आ जाएगा
वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड डिवाइड बाई रूट 70 इज इक्वल टू 7, और आप इसको क्रॉस भी कर सकते हैं, ठीक है बेटे। तो ये कार्टेशियन फॉर्म बन जाएगी हमारी, ये वेक्टर फॉर्म बन जाएगी। तो यहाँ पर इसमें वेक्टर फॉर्मेशन पूछी हुई थी आपसे, क्लियर भाई हो जाएगा, ठीक है। इसको आप रूट 70 को उधर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आर डॉट वेक्टर फॉर्म एग्जैक्टली क्या होती है हमारी, आर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी होती है। तो अभी हमने इसमें कहाँ तक कन्वर्ट किया है, आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी तक कन्वर्ट किया है। तो वेक्टर फॉर्म के लिए, नॉर्मल फॉर्म के लिए आर डॉट एन वेक्टर होना चाहिए, तो रूट 70 को उधर मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज 3i प्लस 5j माइनस 6k का इज इक्वल टू 7 रूट 70 हो जाएगा, क्लियर भाई। कोई डाउट हो तो बोलने बेटे, किसी को नेक्स्ट क्वेश्चन करूं क्या, करें भाई डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है, कर तो दिया मैंने डिस्कस आपको, साथ साथ कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है। देखिए आर डॉट 2i कैप प्लस 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप इज इक्वल टू 1। अभी बताया मैंने आपको कार्टेशियन फॉर्मेशन जब भी आपको कन्वर्ट करनी हो पूरा प्रोसेस ही बता देता हूं। हम आर वेक्टर को पुट अप कर लेते हैं, तो आर वेक्टर इज इक्वल टू xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। तो यहां पर आर वेक्टर को अगर हम मिली रखेंगे xi प्लस yj प्लस zk कैप, ठीक है, डॉट 2i और प्लस 3j माइनस 4k कैप इज इक्वल टू 1, और डॉट प्रोडक्ट में तो फिर आप सारे एक्सपर्ट हैं, कर देंगे मल्टीप्लाई, दैट इज 2x। नेक्स्ट इज 3y, i डॉट i वाला i के साथ j वाला j के साथ और k वाला k के साथ माइनस 4z इज इक्वल टू 1, 2x प्लस 3y माइनस 4z इक्वल टू 1। इसको आप डायरेक्ट ये भी समझ सकते हैं, और यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, i कैप j कैप k कैप भी एलिमिनेट हो जाएंगे, और इनको रिप्लेस कर देंगे x y z से। सिंपली आप सीधा भी कर सकते हैं, करके दिखाना है पूरा। तो r को आप xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप से पुट अप करके डॉट प्रोडक्ट करते हैं, आपकी कार्टेशियन इक्वेशन में चेंज हो जाएगी भाई आपकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन s और t वाला है, ये भी आप पुट करेंगे, ठीक। इसके बाद फुट ऑफ द परपेंडिकुलर जो है अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर इसको बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, यहां से स्टार्ट होते हैं प्लेन की दूसरी इक्वेशन तक है। सेकंड फॉर्मेशन कई तरह की फॉर्मेशन आएंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मेशन बताऊंगा, उसी से आपको कन्वर्ट करना सारा कुछ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, नहीं ना सारा, ठीक। तो देखिए प्लेन की इक्वेशन रखें भाई, इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब नॉर्मल फॉर्म से आगे निकल जाओ, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, ठीक है। बहुत सारी इक्वेशन है बेटे, कोई वेक्टर फॉर्मेशन है, कोई किसी 1 पॉइंट से 2 पॉइंट से 3 पॉइंट से, बहुत सारी इक्वेशन है, कुछ नहीं हम सिर्फ ही याद करेंगे, ठीक है। इक्वेशन ऑफ प्लेन, सिर्फ एक बात ध्यान रखें, सबसे पहले आपके पास 1 पासिंग पॉइंट होना चाहिए, एटलीस्ट 1 पासिंग पॉइंट, 1 पासिंग पॉइंट। ये लाइन में भी हमारी रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, लाइन की इक्वेशन निकालनी थी, तो 1 पासिंग पॉइंट आपको रिक्वायरमेंट में चाहिए था। तो यहाँ भी सेम रिक्वायरमेंट है हमारी, इसके बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है। दूसरा नॉर्मल वेक्टर इनटू से उस प्लेन का परपेंडिकुलर वेक्टर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। परपेंडिकुलर वेक्टर कह लो, और आप उसको डायरेक्शन रेशियो और बेन वेक्टर कह लो, ठीक है। ये दोनों चीजें, ये तो डायरेक्शन रेशियो पता हो, डायरेक्शन रेशियो पता है, बेन वेक्टर पता लग गया, वेक्टर पता है तो डायरेक्शन रेशियो पता लग गया, क्लियर। इन दो के बिना काम नहीं चलेगा, आपका प्लेन की इक्वेशन आप नहीं कर पाएंगे, ठीक, क्लियर। ने विशेष तौर पे याद रखें, आपको कोई 15-20 फॉर्मेशन, कौन सी फॉर्मेशन आप याद करोगे, सिंपल एक फॉर्मेशन बताऊंगा, कैसा इक्वेशन आ जाए प्लेन की इक्वेशन आप उससे सोल्व कर देंगे। मिनिमम रिक्वायरमेंट, सबसे पहले आपको क्या चाहिए, पासिंग पॉइंट पता होना चाहिए प्लेन का, ठीक है। उसके बाद उस प्लेन का परपेंडिकुलर वेक्टर यानी कि नॉर्मल वेक्टर, सपोज मान लीजिए ये कोई प्लेन है हमारे पास, ठीक है, तो इसका एक पासिंग पॉइंट आपको पता होना चाहिए, कोई भी, मान लीजिए P है, दैट इज x1 y1 z1, ठीक है, पासिंग पॉइंट पता होना चाहिए। फिर इसके ऊपर जो नॉर्मल वेक्टर आएगा ऐसे, ये परपेंडिकुलर वेक्टर आ गया, इस n वेक्टर का आपको पता होना चाहिए, दैट इज n
ये मान लेते हैं जैसे, ठीक है। ओ से कोई पॉइंट आपने मतलब जैसे आर दे दिया, ठीक है, आर एस, तो ये आपको परपेंडिकुलर वेक्टर आपको पता होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए क्या रहेगा, a इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ए बी सी, हम मान के चलते हैं these are the direction ratio of n vector, these are the direction ratio of n vector। तो a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस b इंटू y माइनस वाई वन प्लस c इंटू z माइनस z वन इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटे, इस क्वेश्चन को सारे बच्चे याद रखें, कैसा ही क्वेश्चन हो हम इससे सोल्व कर सकते हैं उसको, ठीक है। a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस b इंटू वाई माइनस वाई वन c इंटू z माइनस z वन, x1 y1 z1 आपका पासिंग पॉइंट है और a b c आपकी डायरेक्शन रेशियो है n वेक्टर की, जैसा आपको क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन। ठीक है, ये कार्टेशियन इक्वेशन आएगी, इसमें वेक्टर हम बाद में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ द प्लेन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 1 0 -2। तो इस पॉइंट की जगह यहां आपको मिल गया 1 0 -2। ओके, क्लियर बेटे। एंड नॉर्मल वेक्टर जो है यहां पर है हमारे पास i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, हियर n वेक्टर इज i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। तो कैसे सोल्व करेंगे हम, ठीक है, सॉल्यूशन देखिए यहां पर, हियर डायरेक्शन रेशियो ऑफ n वेक्टर, n वेक्टर की डायरेक्शन रेशियो क्या होगी 1 1 -1। ठीक है, 1 1 -1। पासिंग पॉइंट क्या है P, एंड पासिंग पॉइंट है हमारे पास 1 0 -2। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन डायरेक्टली आप निकाल लेंगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखे तो पूरा कंप्लीट लिख लो, पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड नॉर्मल वेक्टर, हैविंग नॉर्मल वेक्टर दिस, या फिर डायरेक्ट लिख दें, दैट इज a into x minus x1 plus b into y minus y1 और plus c into z minus z1। इसमें ध्यान दीजिए बच्चे गलत कर देते हैं, यहाँ पर abc की जगह आप x1 y1 z1 कर देते हैं और x1 y1 z1 की जगह abc को पुट अप कर देते हैं, ये गलती हो जाती है बच्चों से, तो ध्यान रखें। तो वैल्यू ऑफ a है हमारे पास 1, वैल्यू पुट अप करते हैं x minus x1, x ही रहेगा, x1 की वैल्यू है हमारे पास 1 ये वाली, प्लस b की वैल्यू फिर से 1 है, y माइनस y1 की वैल्यू यहाँ पर 0। ठीक है, फिर नेक्स्ट c -1 है यहाँ पर, z माइनस z1 की वैल्यू है यहाँ पर -2, तो इट विल बी +2 इज इक्वल टू 0। क्लियर बेटे, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, x -1 प्लस y माइनस z मल्टीप्लाई करेंगे -2 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस y माइनस z माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी, पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड हैविंग नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, इसके बाद जैसे सेकंड क्वेश्चन आप प्रूव करेंगे, सेम यही है 146, यहाँ 146 आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप वाला आ जाएगा। ठीक है, 6th क्वेश्चन देखिए ध्यान से भाई। अब इसमें आपको कहता है कि 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन बताइए। ठीक है, 3 पॉइंट से, अब बात वही आ जाती है, तो अलग से याद करो, टाइम होगा तो 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन देखिए। मान लीजिए ये प्लेन है हमारे पास, ठीक है, ये कोई 3 पॉइंट है, पहला P, x1 y1 z1, सेकंड कोई Q हो सकता है, x2 y2 z2, थर्ड कोई x3 हो सकता है, P2 और कोई x3 y3 z3। इन 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन निकालनी है आपको। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको पहले बताया बेटे, बिना n वेक्टर के तो पॉसिबल है ही नहीं, या तो इसकी फॉर्मेशन याद रखो भाई 3 पॉइंट वाली, ठीक, वो फिर कंफ्यूजन रहेगी बहुत सारी, किस किस की फॉर्मेशन रखेंगे आप। अच्छा, उसको वेक्टर इक्वेशन नहीं बताई मैंने, लास्ट क्वेश्चन में कन्वर्ट करना बता दूंगा मैं बाद में। तो यहाँ 3 पॉइंट गिवन है हमारे पास, 3 पॉइंट कौन कौन से हैं, सेकंड पार्ट ले लेता हूं मैं। ठीक है, दैट इज 1 1 0, इसको P मान लो,
ठीक है। Q को मान लीजिए आप 1 to 1 और R को मान लीजिए -2 2 एंड -1। इन 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन निकालनी है आपको। तो अभी मैंने जैसे आपको बताया था कि जो इक्वेशन है सिंगल ही उसी से काम चल जाएगा। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, इसका नॉर्मल वेक्टर होना चाहिए। पासिंग पॉइंट एक चाहिए आपको, यहाँ पर 3 गिवन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। तो इसका नॉर्मल वेक्टर होना चाहिए आपके पास। ये है नहीं तो मान लो, सिंपल सी बात है नहीं तो मान लो भाई। तो लेट क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास, ये लेट A B C be the DR direction ratio of n vector। क्लियर बेटे, n वेक्टर का आपने डायरेक्शन रेशियो मान ली। एक पासिंग पॉइंट ले लो, पहले वाला पिकअप कर लो यहां से, ठीक है। therefore equation of a line or sorry plane, equation of a plane passing through 1 1 0 and having direction ratio of n vector are A B C। तो बताया हुआ मैंने, that is A into x minus x1 plus B into y minus y1 plus C into z minus z1। पहले फॉर्मूला ही लिख दिया मैंने, अब इसमें वैल्यू पुटअप कर लें। A की वैल्यू कितनी है, A तो A माना हुआ आपने, A रखिए इसमें, ठीक है। B अच्छा, इसके बाद x1 फर्स्ट पॉइंट मान लीजिए आप, x1 की वैल्यू है 1, जैसे आपने पहला पॉइंट यहाँ पे माना हुआ है 1। b कोई वैल्यू नहीं है, अज्यूम की हुई है, तो b को b रहने दीजिए। y माइनस y1 दैट इज 1 और c भी c ही रहेगा, ठीक है। दिखाई दे रहा है ना बेटा सबको। तो c भी हमने अज्यूम कर रखा है, तो c की वैल्यू है नहीं बेटा हमारे पास, तो इसको c रखिए। और z माइनस z1 की वैल्यू हो जाएगी 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटे, क्लियर। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये इस प्लेन की इक्वेशन आ गई भाई, ठीक। हमें कौन से प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो तीनों से पास होता है। तो फर्स्ट पॉइंट से तो हमने पास करवा दिया, अब इसको सेकंड पॉइंट से और पास करवा दो, ठीक है। यहां थोड़ा ध्यान दीजिए। नाउ प्लेन 1, ये क्यों करेंगे हम, क्योंकि इसमें हमारे पास मात्र ए बी और सी की वैल्यू नहीं है। जैसे ही हमारे पास ए बी सी की वैल्यू आएगी वैसे ही हमारे पास प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट जो टारगेट है वो ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करना है, और उसके लिए हमें इन तीनों पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी। फर्स्ट पॉइंट हम यूज कर चुके हैं, तो सेकंड और थर्ड भी हम यूज कर लेते हैं। तो नाउ प्लेन 1 पासिस थ्रू, कहां से पास होता है, passes through 1 to 1 q वाले पॉइंट से पास होता है 1 to 1। तो therefore अब देखिए इस x को y को z को यहां रिप्लेस कर देंगे 1 से 2 से 1 से, ठीक है। तो a इंटू 1 माइनस 1, ठीक है, प्लस b इंटू 2 इंटू b की वैल्यू सॉरी यही गड़बड़ हो जाएगी, b इंटू 2 माइनस 1, ठीक है। और यहां c इंटू जेड 1 माइनस 0, तो यहां से आपके पास एबीसी में इक्वेशन आ जाएगी 1 माइनस 1 0 a लिख लीजिए आप इसको, 2 माइनस 1 b और जल्दी करो जल्दी हो रही प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। इक्वेशन नंबर सेकंड लेते हैं आप इसको। आफ्टर दैट ये प्लेन जो है 1 वो थर्ड नंबर से भी पास होता है, also passes through the point r point कौन सा है, that is -2 2 -1 से भी पास होता है, ठीक है। मैसेज कर दो वीडियो में देखिए बात की रिकॉर्डिंग हो ना। तो कहां से पास होता है, -2 2 -1 से पास होता है। तो यहाँ फिर से प्लेन नंबर 1 में पुट अप कर देंगे क्वेश्चन नंबर 1 में। तो a इंटू -2 -1 प्लस b इंटू
2 minus 1 plus c into minus 1 minus 0 is equal to 0. ये हो जाएगा minus 3a plus b minus c is equal to 0. तो बेटा आपके पास ये आ गई दो इक्वेशन. कितनी इक्वेशन आ गई? दो इक्वेशन आ गई हमारे पास. 0a plus b plus c is equal to 0 और minus 3a plus b minus c is equal to 0. तो सेकंड और थर्ड इक्वेशन को सोल्व कर लीजिए. सोल्विंग सेकंड एंड थर्ड, सोल्विंग 2 and 3. ठीक है, ये बन गया 0a plus b plus c is equal to 0 और that is minus 3a plus b minus c is equal to 0. 23/12 का मेथड लगा लीजिए. a b c, ठीक है, a b c. तो 1 minus 1 और 1 माइनस साइन चेंज, 1 into minus 3 minus 0, ठीक है, 0 into 1 minus 3 into 1 that is equal to lambda. तो a की वैल्यू आ जाएगी -2 लैम्डा, b की वैल्यू आ जाएगी -3 लैम्डा और c की वैल्यू आ जाएगी -3 लैम्डा. एक बार फिर से चेक कर लीजिए. तो 23/12 मेथड सेकंड और थर्ड का 1 into -1 यानी कि -1 और इसमें साइन चेंज करते हैं 1 into 1 plus 1 और साइन चेंज -1. If this into this 1 into -3, if this into this -0, then next this into this 0 into 1 0 और फिर this into this +3 रहेगा बेटा, +3 रहेगा, साइन चेंज हो जाएगा +3. तो c की वैल्यू हो जाएगी 3 लैम्डा. पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग इन 1, पुटिंग इन 1, ये हो जाएगा हमारे पास -2 लैम्डा into x minus 1 plus -3 लैम्डा into y minus 1 और प्लस c की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 लैम्डा into z minus 0 is equal to 0. लैम्डा कॉमन निकाल के डिवाइड हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए. -2x plus 2 -3y plus 3 और plus 3z is equal to 0. -2x -3y plus 3z 2 और 3 5 is equal to 0. तो ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगी आपके पास. ठीक है, चेंज करना हो चेंज कर दीजिए, आप इसको उधर लेके जाएंगे उधर लेके चले जाइए. तो ये आपके क्वेश्चन है 6. क्लियर है? इसके बाद आपके पास आता है नया टॉपिक, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. ठीक है.